चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 9 है ना। तो अभ्यास 9 को हल करने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा अध्याय 9 हम लोग का है व्यंजकों का गुणनखंड, ये हम लोग का चैप्टर का नाम है। चलिए थोड़ा व्यंजकों का गुणनखंड के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद अभ्यास को हल करते हैं। चलिए हम लोग का चैप्टर का नाम है व्यंजकों का गुणनखंड। चलिए तो हम लोग थोड़ा ना देखिए हम लोग चर समझते हैं। चलिए अचर लिख देते हैं। अचर क्या होता है? ऐसी राशि जिसका हम लोग जानते हैं कि मान फिक्स रहता है ना। हम लोग जानते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, या कोई वास्तविक संख्या हो गया, ठीक है, 2 4 0 कुछ भी हो गया ना, हम लोग जानते रहेंगे कि इसका मान फिक्स है, ठीक है। इसे कांस्टेंट बोलेंगे, यह हो जाएगा हम लोग का अचर, ठीक है, मान फिक्स रहेगा तो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि चर, ठीक है। चर क्या होता है? ऐसी राशि जिसका मान फिक्स नहीं रहता है ना। जैसे हम लोग XYZ कोई प्रश्न को मानकर हल करते हैं तो अलग अलग प्रश्नों के लिए XYZ का अलग अलग वैल्यू आता है ना। या फिर हम लोग ABC ऐसा कुछ भी मानकर हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रश्न को, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का चर, ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल। और देखिए इन्हीं दोनों को मिलाकर हम लोग जब लिख देते हैं ना तो ये हम लोग का हो जाता है बीजीय व्यंजक, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बीजीय व्यंजक, ठीक है। अगर हम लोग लिख दिए x + 2, ठीक है, ये हम लोग का हो गया बीजीय व्यंजक, है ना। हम लोगों ने लिख दिया a² + 2, ठीक है। ऐसा कुछ भी आप लिख दे रहे हैं ना, x और मतलब जो चर है इस पर आप गुणा भाग लगाकर कुछ भी लिख दे रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का बीजीय व्यंजक। तो देखिए हम लोग अगले चैप्टर में ना हम लोग गुणनफल करना सीखे थे। व्यंजकों का यही बीजीय व्यंजक है, व्यंजकों का हम लोग गुणनफल करना सीखे थे हम लोग। देखिए जैसे a है और एक कोष्टक में x + y है, तो हम लोग क्या कर देते थे, a का ना हम लोग x में भी गुणा कर देते थे, y में भी गुणा कर देते थे, तो ये हो जाता था ax + ay, ठीक है। अब ऐसा हम लोग देखिए कोई राशि ऐसा था, है ना, दो आपस में गुणा के रूप में था, दो बीजीय व्यंजक, इनका हम लोगों ने गुणा कर दिया तो ये हो गया हम लोग का व्यंजकों का गुणनफल हो गया। ये हम लोग का जो प्राप्त हुआ है इसको कहेंगे गुणनफल। और देखिए इसी को ना अब देखिए अब अगर हम लोग के पास अब ऐसी राशि हम लोग को दे दिया रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक दिया रहेगा हम लोग को कि ax + ay दे देगा। अब इसको ना तो हम लोग देखेंगे कि देखिए इस पद में भी a है, इस पद में भी a है, तो हम लोग क्या करते थे, a बाहर ले लेते हैं, ठीक है, एक कॉमन हम लोग ले लेंगे, उभयनिष्ठ इसको बोलेंगे, ठीक है। तो a बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x + y, ठीक है। देखिए a इसमें भी था, a इसमें भी था, हम लोगों ने बाहर ले लिया। तो देखिए अब फिर हम लोग इसको इसी में ना a का x में गुणा कर देंगे, a का y के, तो फिर ये चीज़ वापस भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग इसको अब हम लोग बोलेंगे, इसको इस तरह से हम लोग कर रहे हैं ना, कोई भी हम लोग का बीजीय व्यंजक था तो अब हम लोगों ने इसको गुणा के रूप में लिख लिया है ना, तो इसे अब हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने क्या किया, इसका गुणनखंड कर दिया। देखिए तो इस तरह से अगर दो बीजीय व्यंजक आपस में गुणा में के रूप में रहेंगे तो उनको हम लोग जब गुणा करके जो हम लोग प्राप्त करें उसे हम लोग गुणनफल कहेंगे। और देखिए अगर कोई हम लोग को बीजीय व्यंजक दे दिया है, उन दोनों में कोई दोनों पदों में अब जितना उपद का है ना, उसमें अगर कुछ वैनिष्ठ है हम लोग उसको बाहर ले रहे हैं तो वो हो जाएगा हम लोग का, इसका हमने गुणनखंड कर दिया, ठीक है, गुणा के रूप में लिख दिया। जैसे हम लोग संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, जैसे हम लोग चलिए 10 हम लोग लिख दिए, 10 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं ना, तो 2 × 5 हो जाएगा, यह हो गया 10 का अभाज्य गुणनखंड। इसको क्या हो गया, यह अभाज्य। अब इससे ज़्यादा इसको आप नहीं कुछ विभाजित कर सकते हैं, 2 × 5 आप इसको लिख दिए, ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास 50 भी है ना, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करना रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 5 10 और 10 5 50, ठीक है, यही हो जाएगा 50 का अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। जैसे कि 2 × 5 × 5, ठीक है, ये हो गया हम लोग का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य सिर्फ अभाज्य रहेगा गुणन। और देखिए जैसे ना गुणनखंड होने का, तो जैसे मान लीजिए हम लोग 50 का गुणनखंड अगर हम लोग मतलब गुणनखंड कर रहे हैं, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड नहीं, सिर्फ गुणनखंड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 25 है ना, 25 भी लिख सकते हैं, 25 दूना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन देखिए अब इसी में हम लोग ना जब देखिए अब हम लोग ना बीजीय व्यंजकों का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, चलिए 2x लिख दिया और प्लस हमने इस तरह से 4 लिख दिया, ठीक है। अब यह हम लोग का बीजीय व्यंजक है। अब इसका हम लोग चलिए गुणनखंड करें, देख रहे हैं कि 2 इसमें भी उभयनिष्ठ है, 2 इसमें भी, दोनों पदों में से उभयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने 2 उभयनिष्ठ ले लिया, तो 2 तो यहाँ से देखिए तो यहाँ पर अब 2 में हम लोग को इन दोनों में समझ लीजिए कि हम लोग को भाग देना है, ठीक है। अब 2 से भाग देंगे क्योंकि हम लोगों ने 2 कॉमन लिया इसमें से, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो यह सिर्फ x बचा हम लोग का, यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया है। अभी 2 का हम लोग गुणा कर देंगे ना, उभयनिष्ठ था दोनों में, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और बाकी देखिए 2 का x में गुणा कर देंगे तो फिर 2x आ जाएगा। अब 2 का हम लोग दूसरे पद में करेंगे तो हम लोग का 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यही वापस चीज़ आ जाएगा।
तो देखिए इससे ज़्यादा हम लोग ना अब इसका हम लोग गुणनखंड नहीं कर सकते, तो इसे अब हम लोग बोलेंगे, जब बीजीय व्यंजकों का हम लोग करेंगे तो इसे बोलते हैं अखंडनीय। ठीक है, अखंड। इससे ज़्यादा हम लोग इसका गुणनखंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे देखिए अचर क्या होता है, हम लोग संख्याओं को अचर कहते हैं। ठीक है, जिसका मान फिक्स रहता है उसे अचर कहते हैं, और जिसका मान फिक्स नहीं रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल। और देखिए इन्हीं पर चर पर हम लोग गुणा भाग करके कोई भी हम लोग संक्रिया लगा देते हैं ना, जोड़ घटाना गुणा भाग, 1/x भी लिख दिए, ऐसा कुछ आप लिख दिए है ना, तो संख्याओं को और इनको मिलाकर आप लिख दीजिए, है ना, चर पर जोड़ घटाना गुणा भाग, तो ये हो जाता है हम लोग का बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पर अगर दो बीजीय व्यंजक के बीच में आपस में गुणा का चिन्ह है, ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करके हम लोग जो प्राप्त करेंगे ये हम लोग का गुणनफल कहलाएगा। और बाकी अगर मान लेते हैं कोई आपको बीजीय व्यंजक हम लोग को दिया है, 2 पद में है, 4 पद में है, 3 पद में, चाहे कितना पद में रहे, ठीक है, उसमें से कोई भी उन पदों में से कुछ उभयनिष्ठ है ना, तो उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाता है हम लोग का गुणनखंड। ठीक है, गुणा के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, इस बीजीय व्यंजक को। बाकी देखिए संख्याओं का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं ना, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं इसको गुणनखंड कर सकते हैं ना, मतलब इससे ज़्यादा आप छोटा न्यूनतम आप गुणनखंड नहीं कर सकते हैं इसको, तो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह जब बीजीय व्यंजकों का आप गुणनखंड करेंगे ना, तो जब इससे ज़्यादा आप छोटा नहीं गुणनखंड कर पाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा इसका 2x + 4 का सबसे न्यूनतम गुणनखंड हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं अखंडनीय। ठीक है, चलिए हम लोग अभ्यास पे आ जाते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं अभ्यास। हम लोग 9A को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना कि दिए गए पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कीजिए। ठीक है, मतलब दोनों पदों में या 3 पद, देखिए यहाँ पर 2 पद दिया है, 3 पद दिया हुआ, यहाँ पर भी 2 पद, तो देख रहे हैं इसमें दोनों में, इन दोनों या तीनों में, सभी पदों में जो भी उभयनिष्ठ रहेगा है ना, उसको हम लोग चलिए लिख देंगे। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहला वाला प्रश्न में, वो भी हम पहला हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो दोनों पद हम लोग को दिया हुआ है ना, देखिए हम लोग का दिया हुआ है 7xy, और एक हमें दिया हुआ है 35x² और y² दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ना इसको देखिए 35 को ना हम लोग इसका हम लोग अखंडनीय गुणनखंड हम लोग कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग 5 7 35 होता है ना, तो हम लोग 5 × 7 लिख देते हैं। ठीक है, संख्याओं का कर देते हैं। चलिए इसका हम लोग जब अखंडनीय गुणनखंड हम लोग करेंगे ना, देखिए इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यह आ जाएगा 7 × x × y। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन जब इसका हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 5 7 35 हो गया, हम लोग संख्या कर दिए, हम लोग को दोनों में से उभयनिष्ठ लेना है, तो हम लोग को इन दोनों का गुणनखंड कर देंगे और देखेंगे कि जो दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा, दोनों में कॉमन रहेगा, उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 35 को लिख दिए, 5 7 35, और x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x × x, और y² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y × y, है ना। इस तरह से हमने गुणनखंड के रूप में इसको लिख दिया। ठीक है, और 7xy को भी लिख दिया। चलिए तो अब देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ है। चलिए देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या क्या उपस्थित, देखिए इसमें यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। ठीक है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी देख रहे हैं y है, यहाँ पर भी y है, तो बस यही जो 7 है और x है y ना, 7xy, यह दोनों पदों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, चलिए हम इस बात को लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं पद इसमें 7xy, 35x² y² उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या क्या हम लोग को मिला, 7 मिला था और xy, 7xy यह दोनों में उपस्थित था, तो यहाँ पर हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड 7xy है। चलिए हम इस तरह से लिख दिए। ठीक है, और ये हम लोग का हल हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को जितना भी पद दिया रहेगा या बीजीय व्यंजक इसको कहेंगे, ठीक है, जो भी पद दिया रहेगा उसको हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, और हम लोग दोनों को लिख देंगे, ठीक है, गुणनखंड के रूप में, और देखेंगे कि जो दोनों में उपस्थित रहेगा वही उसी को हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड वो हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड वाले को हल कर लेते हैं। देखिए सेकेंड में हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है जो पद हम लोग दिया हुआ है पहले उन पदों को हम लोग चलिए एक बार लिख ही देते हैं। 4m² दिया हुआ है, और 6m² दिया हुआ है, और 8m पर 3 घात है ना। इस तरह से हमें 3 पद दिया हुआ है। चलिए तीनों पदों का हम लोग पहले गुणनखंड लिख लेते हैं ना। चलिए 4m² का गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 2 × 2, 2 दूना 4, हम लोग संख्याओं का गुणनखंड कर दिए, और गुणते यम पर 2 घात है, मतलब यम का 2 बार गुणा। चलिए हम लोग 6m² को भी गुणनखंड में लिख लेते हैं। ठीक है, 6m² का गुणनखंड हो जाएगा। देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। 6 का हम लोग गुणनखंड कर देंगे तो 2 × 6 होता है, तो 3 × 2 हो गया। ठीक है, और m² मतलब यम का 2 बार गुणा। ठीक है, आधार समान है, हाथों को जोड़ देंगे, फिर यही चीज़ आ जाएगा। अब 8m³ है, मतलब 8 और यम पर 3 घात, है ना। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, और यम पर 3 घात मतलब यम का 3 बार गुणा है, यम ×
यम है। ठीक है, तो चलिए अब इनका हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे ना। तो देखिए संख्याओं को हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, 1 2 1 2 1 2, यह तीनों में 2 है। ठीक है, तो संख्या के रूप में यह उभयनिष्ठ हो जाएगा। बाकी देखिए कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अगर दूसरा 2 हम लोग लेना चाहेंगे ना तो यहाँ पे 3 है, इसी की वजह से नहीं हो पाएगा। सिर्फ 1 2 सब में उभयनिष्ठ है। और देखिए 1 यम 2 यम, 2 यम ना सब में उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ पर 1 यम 2 यम, 1 यम 2 यम, 2 यम सब में उभयनिष्ठ है। तो 2 उभयनिष्ठ है और यम और 1 यम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2 यम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं पद। हम लोग को जो पद दिया हुआ है 4 यम स्क्वायर कामा 6 यम स्क्वायर कामा 8 यम क्यूब में उभयनिष्ठ गुणनखंड जब हमने इनका किया तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बना, 2 और यम यम, यम का 2 बार है मतलब यम स्क्वायर। ठीक है, 2 यम स्क्वायर है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 यम स्क्वायर है। इस तरह से अभी प्रश्न हल हो गया। चलिए हम लोग थर्ड वाले पे आ जाते हैं। देखिए थर्ड में हमें दिया हुआ है ना 3a दिया हुआ है और कामा 21a भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको जब 3a का हम लोग गुणनखंड करना चाहेंगे ना तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित यही सिर्फ लिख सकते हैं, यही हो जाएगा। ठीक है, अब 21 का हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 21a भी है। ठीक है, तो देखिए 7 7 या 21 होता है, तो 3 गुणित 7 हम लोग इसको लिख सकते हैं, 7 या 21। ठीक है, और यहाँ पर ए बी को हम लोग चलिए गुणते ए गुणते बी इस तरह से लिख देते हैं। और देखिए अब इसमें उभयनिष्ठ की बात करें तो क्या क्या देख रहे हैं कि दोनों में, यहाँ पर 3 दोनों में, इसमें भी इसमें भी है, और ए इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन दोनों में 3a उभयनिष्ठ है ना। चलिए हम लोग इस बात को लिख देते हैं। पद हम लोग का 3a था और कामा 21a भी था, है ना, में उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख देते हैं। गुणनखंड ही उभयनिष्ठ है। गुणनखंड हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 और ए दोनों मिल रहा था तो यहाँ पर हो जाएगा 3a है। ठीक है, इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है व्यंजक 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, है ना। मतलब इस तरह से हम लोग को एक व्यंजक दिया हुआ है, इसमें से उभयनिष्ठ क्या है ना। चलिए हम लोग हल दूसरे वाले को करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग को 4 विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए जो हम लोग को यह व्यंजक दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं, है ना। 7 दिया हुआ है pq प्लस 8qr दिया हुआ है प्लस 3qs। तो चलिए देख रहे हैं ना, इस व्यंजक को हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर 7 तो नहीं है किसी में कॉमन, p देखिए p इन तीनों में नहीं है, तीनों पद में कॉमन होना चाहिए, इस पद इस व्यंजक में पूरा कॉमन होना चाहिए। तो देखिए क्यों ऐसी राशि है ना, जो क्यों हम लोग का चर है, देखिए यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी क्यों दिया हुआ है, क्यों तीनों में, तीनों पदों में है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हम लोग का उभयनिष्ठ। चलिए इसको हम लोग लिख देंगे, क्यों हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। चलिए जो कोष्टक के अंदर बचा हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्यों उभयनिष्ठ बाहर ले लिए ना, तो यहाँ पे 7p बचा हुआ है, 7p। ठीक है, 7p बचा और प्लस और 8r बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्यों कामा ले लिया है, यहाँ पर क्यों कामा लेने के बाद 3 और यस सिर्फ बचेगा प्लस 3 यस। ठीक है, इस बीजी व्यंजक का हम लोगों ने ना गुणनखंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्यों हम लोग को इन तीनों पदों में उभयनिष्ठ था तो हमने उसको कामा ले लिया। ठीक है, बाकी हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। इन तीनों पदों में कौन सी राशि हम लोग को उभयनिष्ठ मिली, तो वो ये ही हम लोग का उभयनिष्ठ मिला। ठीक है, क्यों ही जो था वो तीनों में था। तो देख रहे हैं इसमें से देख लेंगे कौन सा विकल्प सही बन रहा है, तो यहाँ पे पहला ही सही बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देंगे व्यंजक हम लोग को दिया था 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना क्यों है। ठीक है, अतः विकल्प हम लोग का यहाँ पे पहला सही बनेगा, अतः विकल्प पहला क्यों सही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का यह प्रश्न हल हो गया। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है बी, मतलब इस तरह हम लोग को एक बीजी व्यंजक दिया हुआ है। ठीक है, के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, है ना। यहाँ पे एक पद दो पद तो है ही, इसमें के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। चलिए इन दोनों पद में क्या उभयनिष्ठ है वही हम लोग को बताना है। हम लोग हल तीसरे वालों कर लेते हैं और जो भी बीजी व्यंजक दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। बी दिया हुआ है और 6a ऋण b
और प्लस 2c और कोष्टक में हम लोग को दिया हुआ है 6 है, ठीक है, 6a ऋण b, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को बीजी व्यंजक दिया है, इसमें 2 पद है, ठीक है। तो अब इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ क्या है, मतलब देख रहे हैं हम लोग ना, इन देखिए b के गुणे में हम लोग को यह राशि दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग का b के गुणे में हम लोग को यह बीजी व्यंजक दिया हुआ है, और 2c के गुणे में हम लोग को 6a ऋण b है। देखिए 6a ऋण b ना इस पद में भी है, इस पद में भी है, दोनों पदों में यह उभयनिष्ठ यही है, ठीक है। अच्छा 2c तो दो तो है नहीं, है ना, दोनों में नहीं है, और c भी देख रहे हैं दोनों में नहीं है, b दोनों में है नहीं, लेकिन 6a ऋण b यही दोनों पदों में है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको अगर लिखना रहेगा, चलिए तो हम लोग लिख देंगे b 6a ऋण b और प्लस का चिन्ह 2c और 6a ऋण b, ठीक है। तो हम चलिए इसको गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6a ऋण b दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो इसको हम लोग बाहर कामा ले लेते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ है तो 6a ऋण b हो गया। तो देखिए 6a ऋण b कामा लेने के बाद ना इसमें बचा क्या, यहाँ पे b बचा और प्लस का चिन्ह प्लस, और यहाँ पर इसको हमने कॉमन लिया 2c बचा, ठीक है। यही हम लोग का, इसको हम लोगों ने ना इस जो बीजी व्यंजक दिया था इसको हम लोगों ने गुणनखंड के रूप में लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे गुणा है, ठीक है, दोनों गुणनखंड के रूप में हमने लिख लिया। चलिए तो इस बीजी व्यंजक का आपने गुणनखंड लिख लिया। अब देखिए इन दोनों पदों में इस बीजी व्यंजक के दोनों पदों में यही उभयनिष्ठ बन रहा था, ठीक है, 6 ऋण b, ठीक है, 6 ऋण b दोनों पदों में था, तो यही उभयनिष्ठ बना हम लोग का, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यही थर्ड वाला ऑप्शन सही बन जाएगा, ठीक है। बाकी अगर इसको लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे व्यंजक कितना b, यहाँ पे 6a ऋण b, ठीक है, और प्लस का चिन्ह 2c और 6a ऋण b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे के पदों का, ठीक है, यहाँ पे 2 पद है ना, इसमें इन्हीं दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ बन रहा था, के पदों का पदों रहेगा, फिर का उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड। यहाँ पर हम लोग का बना था कितना 6a ऋण b है, ठीक है, ये होगा। अतः हम लोग विकल्प लिख देते हैं, अतः विकल्प यही थर्ड वाला सही बन रहा है, ठीक है, थर्ड 6a ऋण b सही है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। हम लोग को इस तरह से 5 प्रश्न दिया है, ठीक है, सबका गुणनखंड करना है। चलिए हम लोग हल हम लोग चौथा वाले प्रश्न करते हैं, इसमें भी हम लोग पहला करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को दिया हुआ है 5x² ऋण 25xy, ठीक है। तो चलिए हम लोग का प्रश्न है 5x² ऋण 25xy, ठीक है। तो देख रहे हैं दोनों पदों में अगर कुछ कॉमन रहेगा तो हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 तो इस तरह से रहने देते हैं, ठीक है। चलिए x को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं गुणा के रूप में, x गुणते x, और ऋण यहाँ पे 25 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5 5 25 होता है, तो 5 गुणते 5 हम लोग लिख लिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें देखेंगे कोई उभयनिष्ठ रहेगा ना तो हम उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो तभी हम लोग गुणनखंड के रूप में इसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो 5 गुणते 5 लिख दिया और गुणते x गुणते y। तो चलिए देख ले रहे हैं कि इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, ठीक है। तो देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी, एक 5 मिल रहा है, ठीक है, और एक x जो है इसमें भी मिल रहा है, एक x इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देख रहे हैं ना दोनों पदों में सिर्फ 5 और x दोनों पदों में कॉमन है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। देखिए 5x को इस तरह हम लोग बाहर लिख देंगे, तो कोष्टक के अंदर अब कोष्टक लगा के लिख देंगे जो बचा हुआ है, ठीक है। तो 5x कॉमन लिया, यहाँ पर सिर्फ x बचा हुआ है, और ऋण यहाँ पर बचा हुआ है हम लोग का 5x कॉमन ले लेंगे, सिर्फ 5 ये बचा हुआ है, और y 5y, ठीक है। यही इसका हम लोग का गुणनखंड हो गया, ठीक है। चलिए एक बार हम पूरा इसको लिख देते हैं, 5x² ऋण 25xy का हमने गुणनखंड किया, तो ये हम लोग का आया 5x, ठीक है, और यहाँ पे x और ऋण 5y, ठीक है। अभी इसको हम लोग गुणा कर देंगे ना, 5x का पहले पद में कर देंगे तो 5x² हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ऋण का चिन्ह, और 5x का जब इसमें कर देंगे तो संख्याओं का आपस में हो जाएगा, 5 5 25 और xy, तो 25xy, यही फिर पुनः वापस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोग का पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड वाले पे आ जाते हैं। सेकेंड हमें दिया हुआ है 9a² ऋण 6ax, ठीक है। चलिए इसको बराबर हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग 9 को ना गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, तो 3 तिहाई हो जाएगा, 3 अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिया इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 हमको दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन होगा, ठीक है। और a² को हम क्या लिख सकते हैं, a गुणते a लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, और यहाँ पे 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 दूना 6,
मतलब 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 गुणते 3 हो जाएगा और a गुणते यक्स, ठीक है। तो अब देख ले रहे हैं कि दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है। देखिए तो यहाँ पर 1 3 यहाँ से उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि और सिर्फ a उभयनिष्ठ है, एक उभयनिष्ठ a है, ठीक है। 3 और a सिर्फ उभयनिष्ठ है, तो ठीक है 3a हम लोग कॉमन ले लेंगे। बाकी देखिए क्या अंदर बचा, 3a हमने ले लिया तो 1 3 और 1 a बचा हुआ है, तो 3a का बचा हुआ है कोष्टक के अंदर, इसको हम लोग लिख देंगे। और 3 और a हमने कॉमन ले लिया है तो 2 यक्स सिर्फ बचा हुआ है, ऋण 2 यक्स, ठीक है। यही हम लोग का इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग 9a² ऋण 6ax, ठीक है। और इसका गुणनखंड हम लोग का मिला 3a और कोष्टक के अंदर 3a ऋण 2x, इसका हम लोग अभी गुणा कर देंगे इसके अंदर ना, तो 3 का 3 में हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और a² हो जाएगा। तो यह पहला पद मिल जाएगा, ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, और फिर 3 दूना 6 ax, फिर यहीं वापस आ जाएगा। इस तरह से यह सेकंड भी हल हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड वाली को हल कर लेते हैं। देखिए थर्ड हमें दिया हुआ है 36a² b, ठीक है, और ऋण 60a² bc, ठीक है। तो चलिए जब हम इन दोनों पदों का गुणनखंड पहले कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका हम दोनों पदों का गुणनखंड करेंगे ना, तो 6 में 6 का गुणा करते हैं तो तब 36 होता है ना, 6 6 का 36 होता है, तो 3 गुणते है ना, 2 बार 2 आ जाएगा, 2 गुणते 2 और 2 बार 3, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 होता है, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिख लिया, और a² ऋण b है, ठीक है। तो मतलब a का 2 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है, और गुणते b हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अभी ऋण भी बचेगा, ऋण 60, 60 को हम लोग 10 6 का 60 होता है, ठीक है। 10 का 6 बार गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आएगा, 10, तो यहाँ पे 2 बनेगा और यहाँ पे 2 बार 2 बनेगा और एक 3 बनेगा और एक 5 बनेगा, ठीक है। देखिए गुणा हम करके दिखाते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60, ठीक है, 12 5 60 हो जाएगा। इसी को हम लोगों ने क्या लिख लिया, 2 बार 2, और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड इसका हमने लिख लिया क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ होगा यह, ठीक है। और a² bc है, तो a² bc को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बार a गुणते a और गुणते b गुणते c, ठीक है। अब चलिए इसमें से हम लोग देख लेते हैं दोनों में से क्या क्या उभयनिष्ठ बन रहा है, ठीक है। तो देखिए 1 2, देखिए 2 2 यहाँ पे उभयनिष्ठ बन रहा है, 2 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। और 1 3 भी उभयनिष्ठ बन रहा है, 1 3 और 1 3, इतना तो उभयनिष्ठ बन ही रहा है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2a उभयनिष्ठ बन रहा है, 2a इसमें भी है, 2a इसमें भी है, और साथ में b भी बन रहा है, तो यहाँ पे b भी हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ उभयनिष्ठ हो रहा है, तो चलिए हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा उभयनिष्ठ 2 गुणते 3 और यहाँ पर a गुणते b, इतना उभयनिष्ठ हो रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है, यहाँ पे 3 बचा और ऋण का चिन्ह, ठीक है। और यहाँ सब ये उभयनिष्ठ हो गया है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हम लोगों का 5 बचा है और c बचा हुआ है, ठीक है, 5 और c, तो 5c हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए इसका हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 हो गया, और यहाँ पर आधार सामान्य घातों को जोड़ देंगे, a पर कुल कितने घात, 2 घात, और b, और यहाँ पर 3 ऋण 5c, ठीक है। यही इसको हमने गुणनखंड के रूप में इसको लिख लिया, ठीक है, 12a² b, ठीक है। यही सब गुणनखंड है इसका। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं एक बार, 36a² b ऋण 60a² bc, ठीक है। अभी हम लोग ना यहाँ पे 12a² b का हम लोग इसमें गुणा कर देंगे ना, तो फिर ये पहला राशि मिल जाएगा, और दूसरे पद में कर देंगे तो ये अभी हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा जो भी दिया हुआ है पहले हम लोग उसको नोट करते हैं, ठीक है। 6p और प्लस 8p² ऋण 4p पे 3 घात है, ठीक है। चलिए इसी का हम लोग को गुणनखंड करना है ना, तो देखिए यहाँ पर तो 6 दिया हुआ है, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3, ठीक है, और गुणते p लिख दिए, ठीक है। 3 दूना 6 और 6p हो जाएगा। फिर चलिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का कितना बार, 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। और p पर 2 घाते मतलब p का 2 बार गुणा, p गुणते p हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऋण का चिन्ह, ठीक है, ऋण का चिन्ह हो जाएगा। और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2, 4 को हमने 2 गुणते 2 लिख दिया, ठीक है। और p पर 3 घाते मतलब p का 3 बार गुणा है, p गुणते p हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इन तीनों पदों में क्या क्या उभयनिष्ठ बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये तीनों पदों में हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। और साथ में एक p जो है यहाँ पे तीनों में हम लोग को एक p कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए 2p तो कॉमन ही हो जाएगा, 2p को हमने उभयनिष्ठ बाहर ले लिया, तो अंदर कोष्टक में बचा गया 3 बचा, ठीक है। यहाँ पर पहले पद में 3 बचा हुआ है और दूसरे पद में क्या बचा, यहाँ पर हम लोग देखिए यहीं हम लोग का बचा हुआ है प्लस का चिन्ह। चलिए यहाँ पर बचा हुआ है 2 गुणते 2, 2 गुणते 2 और एक p बचा हुआ है गुणते p, ठीक है। और ऋण का चिन्ह यहाँ पर 1 2 और 1 p तो उभयनिष्ठ हो गया है,
तो यहाँ पे बचा हुआ है 2 गुणते 2p बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 2p उभयनिष्ठ हो गया था और यहाँ पे 3, और यहाँ पर हम लोग संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं, प्लस 2 दूना 4 और p, और यहाँ पे कितना ऋण और 2 तो रह गए, और यहाँ पर हो जाएगा p पर 2 घात हो जाएगा, ठीक है। 2p बचा था तो 1 घात 1 घात 2 घात हो गया, ठीक है, 2 घात। चलिए, तो यही इसका हम लोग का गुणनखंड यही बना 6p प्लस 8p स्क्वायर ऋण 4p पर 3 घात का हम लोग का गुणनखंड यही बना, ठीक है। 2p और कोष्टक के अंदर हम लोग का बना 3 + 4p ऋण 2p स्क्वायर। यही प्रश्न का हल हो गया। चलिए, अब हम लोग पाँचों को भी हल कर लेते हैं। पाँचवा में हमें दिया हुआ है 3a स्क्वायर bc प्लस 6ab स्क्वायर c प्लस 9abc स्क्वायर, ठीक है, यही दिया हुआ है। चलिए, अब हम लोग पहले गुणनखंड कर लेते हैं प्रत्येक पद का, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 3 तो रहेगा 3, यहाँ पर a का 2 बार गुणा हो जाएगा, है ना। a गुणते b गुणते c, ठीक है, पहला पद का हो गया। चलिए, प्लस बाकी हम लोग नीचे से लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे 6 का हम लोग कर देंगे 3, 2 3 6 होता है, 2 गुणते 3 और 1 a हो जाएगा गुणते a, और 2 बार b हो जाएगा, है ना, b पर 2 घात है, b गुणते b हो गया, ठीक है। और फिर प्लस, और यहाँ पर 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 होता है, तो 3 गुणते 3 हो गया, और यहाँ पर a b तो इसी तरह गुणा हो जाएगा, a गुणते b हो जाएगा, और यहाँ पर जो c है हम लोग का, इसका 2 बार गुणा हो जाएगा, 2 घात है, ठीक है, तो c का 2 बार गुणा हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं ना इन तीनों पदों में क्या क्या उभयनिष्ठ बन रहा है, ठीक है। देखिए, एक 3 है जो इसमें और इसमें और इसमें तीनों में है, ठीक है। और a देखिए, एक a है, ठीक है, सिर्फ एक ही a बन रहा है, ठीक है, एक a, तीनों में एक a बन रहा है उभयनिष्ठ, ठीक है। और b देख लें, हाँ b भी बन रहा है उभयनिष्ठ, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, और यहाँ पर b है, तीनों में b है। और देखिए, यहाँ पर c को हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग दूसरे पद में यहाँ पर c का गुणा करना भूल गए हम लोग, ठीक है, गुणते c यहाँ पर भी है, ठीक है, तीनों पदों में c है, c तीनों पदों में है, इसमें है ना, तो ये भी c, एक c भी हम लोग का उभयनिष्ठ बनेगा यहाँ पर। चलिए, इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर उभयनिष्ठ है और एक c यहाँ से उभयनिष्ठ है, ठीक है। चलिए, हम लोग इसको तीनों को कॉमन ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 3abc इतना उभयनिष्ठ बना, तो बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ a बचा हुआ है यहाँ पे पहले पद में a बचा, प्लस का चिन्ह है। देखिए, दूसरा पद में हम लोग का क्या बचा हुआ है, 3ab और c यहाँ पर कॉमन हो गया है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 हम लोग को बचा हुआ है, और यहाँ पे 1 हम लोग को सिर्फ b बचा हुआ है, ठीक है, प्लस का चिन्ह। और यहाँ पे देखिए 3 तो कॉमन ही हो गया है, सिर्फ एक 3 हम लोग का बचा हुआ है, और यहाँ पर ये सब कॉमन हो गया, सिर्फ एक c बचा हुआ है, इतना ही हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है। तो यही इसका गुणनखंड हो गया इसका। चलिए, हम लोग एक बार साफ साफ यहाँ पे लिख देते हैं, 3a स्क्वायर bc प्लस 6ab स्क्वायर c प्लस 9abc स्क्वायर का गुणनखंड हम लोग को बना 3abc, ठीक है, a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है ना, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो इस तरह हमको पहला चलिए दिया हुआ है, हल हम लोग पहले वाले को कर लेते हैं। हल हम लोग पाँचवां प्रश्न में पाँचवां का पहला हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है यक्स, एक कोष्टक में x-2 दिया हुआ है और प्लस 3 x-2, ठीक है। चलिए, हम लोग देख रहे हैं कि इस बीजी व्यंजक में क्या 2 पद दिया हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि पहले पद में भी x-2 उभयनिष्ठ है और दूसरे पद में भी x-2 उभयनिष्ठ है, ठीक है। दोनों से हम लोग चलिए कॉमन ले लेंगे, यही x-2 दोनों में उपस्थित है, तो यही कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग x-2 इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए x-2 हमने कॉमन ले लिया, सिर्फ यहाँ पे x बचा और प्लस 3 बचेगा, ठीक है, x प्लस 3, ठीक है। पहले पद में x सिर्फ बचा और दूसरे में 3। अब देखिए, x-2 का हम लोग ना पहले पद में गुणा कर देंगे तो फिर यहीं आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए, अब यहाँ पर ना x-2 का हम लोग दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो फिर यहीं दूसरा पद वापस भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सेकेंड वाले कॉल कर लेते हैं। सेकेंड हमें दिया हुआ है 7 कोष्टक में a ऋण 4 है, कोष्टक बंद, प्लस 7 4 ऋण a दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं ना, इस दोनों पदों में ना उभयनिष्ठ यही है, 7 ही है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग 7 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो देखिए, बाकी सब जो भी बचेगा वो कोष्टक के अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 7 उभयनिष्ठ था तो उसको कॉमन ले लिया, बाकी सब कोष्टक के अंदर लिख देंगे। देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर a बचा हुआ है और ऋण 4 बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बचा हुआ है 4
ठीक है, और यहाँ पे ऋण ए बचा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग ना, चलिए 7 को इस तरह रहने देते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर धन ए है, यहाँ पर ऋण ए है, तो धन ए तो ऋण ए विभाजित हो जाएगा, 0 हो गया। और देखिए ऋण 4 है, धन 4 है, ये अभी विभाजित होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब 7 गुणते 0 ही बचा, तो 7 का हम लोग 0 में गुणा कर देंगे तो ये तो 0 ही आ गया। इस बीजीय व्यंजक का हमने गुणनखंड किया तो ये हम लोग का शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम एक बार नोट कर देते हैं, 7 था, ये -4 कोष्टक बंद प्लस 7, और यही था 7 ए ऋण 4 कोष्टक बंद प्लस 7 कोष्टक में 4 ऋण ए, जो कि हमने हल कर दिया इसको ना, तो ये हम लोग का 0 आ गया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड हमें दिया हुआ है 2y और एक कोष्टक में y + 5 है, और ऋण का चिन्ह 3 हो जाएगा, y + 5 है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हम बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, इसमें 2 पद है कुल। ठीक है, तो देख रहे हैं पहले पद में y + 5 भी उपस्थित है और दूसरे पद में भी उपस्थित है। ठीक है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा दोनों में। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं, y + 5 ये कॉमन हो गया हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, कोष्टक के अंदर 2y बचा हुआ है, ऋण 3 बचा हुआ है। ठीक है, 2y ऋण 3। ठीक है, अब देखिए y + 5 का हम लोग 2y में गुणा कर देंगे तो पहला पद वापस आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग y + 5 का दूसरे पद में गुणा कर देंगे ना, तो इन दूसरा पद वापस आ जाएगा। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, इस बीजीय व्यंजक का है ना गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा में दिया हुआ है d ऋण 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 दिया हुआ है, और d ऋण 7 दिया हुआ है। चलिए इसका हम लोग को गुणनखंड करना है ना, तो देखिए d ऋण 7 पे 2 घात है ना, इसका मतलब इसका 2 बार गुणा है। चलिए इसको हम लोग पूरी बात लिख देते हैं, d - 7 का 2 बार गुणा। ठीक है, d - 7 प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही, +7 और d - 7। ठीक है, चलिए तो देख रहे हैं ना कि दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ बन रहा है। देख रहे हैं कि d - 7 यहाँ पर भी है, d - 7 यहाँ पर भी है कोष्टक में, है ना। तो चलिए d - 7 यहाँ पे उभयनिष्ठ हो जाएगा, d - 7 उभयनिष्ठ हुआ। चलिए कोष्टक के अंदर हम लोग का क्या बचा, यहाँ पे d ऋण 7 बचा हुआ है, d ऋण 7 बचा हुआ है, और यहाँ पे +7 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको d ऋण 7 को उभयनिष्ठ ले लिया था, इस पद को तो शेष यही हम लोग का d ऋण 7 बचा था और +7 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे d ऋण 7 तो रहेगा ही। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऋण 7 है और यहाँ पे धन 7 है, तो ये आपस में विभाजित हो गया, 0 हो गया, और गुणते सिर्फ d बचा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इस तरह लिख देते हैं, d और d ऋण 7, यही इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर फिर इसको नोट कर देते हैं, d ऋण 7 पे वर्ग प्लस 7, d ऋण 7 था, और यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड यही आया हम लोग का, और यही हम लोग का हल हो गया। चलिए अब हम लोग पाँचवा प्रश्न पे आ जाते हैं। पाँचवा में दिया हुआ है a दिया हुआ है, और कोष्टक में a ऋण 5 दिया हुआ है, और यहाँ प्लस का चिन्ह 9 और 5 ऋण a दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर ना a ऋण 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 ऋण a दिया हुआ है ना। तो हम लोग को देखिए दोनों में से उभयनिष्ठ करना है। चलिए तो यहाँ पर a को हम लोग रहने देते हैं, और a ऋण 5 तो रहेगा ही। ठीक है, और देखिए यहाँ से हम लोग ना इस कोष्टक में से ऋण कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह राशि ऋणात्मक हो जाएगी। देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे ऋण हो गया, यह 9 हो जाएगा, और अब a - 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो राशि धनात्मक था ना, अब वो ऋणात्मक हो गया, है ना। क्यों, और देखिए यहाँ पर हमको a ऋण 5 मिल गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग ना ऋण का यहाँ पे प्रवेश करा देंगे इसमें ना, तो यह राशि धनात्मक हो जाएगी, फिर इन दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने देखिए दोनों का चिन्ह चेंज कर दिया, है ना, जो धनात्मक था उसको ऋणात्मक कर दिया, और बाहर हमने ऋणात्मक का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको ना हम हल करके दिखा दें। देखिए यहाँ पे कोष्टक के बाहर 9 है और 5 ऋण a है ना, तो इसको हम लोग चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हल कर देंगे तो 9 का 5 में गुणा हो जाएगा, 9 गुणते 5 हो जाएगा, और ऋण a गुणते 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 का दोनों में हम लोगों ने गुणा कर लिया, दोनों पदों में, तो 5 9 45 हो जाएगा, और ऋण यहाँ पे 9 a आ जाएगा। ठीक है, यह आ गया। चलिए अब जब इसी को हम लोगों ने बदल के इस तरह ऋण कॉमन लेकर लिख दिया ना, तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण 9 है, ठीक है, और a - 5 है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऋण 9 का जब आप इसमें भी गुणा कर देंगे, है ना, या फिर हम लोग चलिए पहले 9 का गुणा करते हैं, फिर ऋण का गुणा कर हम लोग क्या कर देंगे, दोनों का चिन्ह चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए ऋणात्मक है तो कोष्टक यहाँ पर ऋण था ना, तो हम लोगों ने पहले कोष्टक के बाहर ऋण लिख दिया। ठीक है, बाकी 9 का यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 9 का ए में भी हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 गुणते ए हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में भी हो जाएगा 9 का, तो 5 गुणते 9 हो जाएगा। 9 का हमने दोनों पदों में गुणा कर लिया, लेकिन ऋण था तो यह क्या करेगा, दोनों का चिन्ह चेंज करेगा। ठीक है, हम लोग को सीधा इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे हल करके। ठीक है, इसका हमने गुणनफल ज्ञात किया तो ये आ गया। चलिए इसका भी देख रहे हैं कि दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 9a हो जाएगा और ऋण, और 9 5 45 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऋण है बाहर, तो यहाँ पे धन ये राशि इसको ऋणात्मक कर देगा, और यहाँ पे ऋणात्मक ये राशि इसको धनात्मक कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 9a। ठीक है, और यहाँ पे ऋण ऋण का गुणा होगा तो यह हो जाएगा धन 45। ठीक है, धन 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं धन 45 है, ऋण 9 है, तो यहाँ पे इसको चलिए इसी तरह से हम लोग लिख देते हैं। 45 को पहले लिख देते हैं, ऋण 9 के बाद में लिख देते हैं। तो देख रहे हैं दोनों बराबर ही आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से ऋण कॉमन लिया था। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर कॉमन हो गया है ना, ए ऋण 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, चलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऋण 5 हमने बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा क्या कोष्टक में, ए बचेगा और ऋण 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर यही ना इस बीजीय व्यंजक का ये हम लोग का गुणनखंड आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग इसको एक बार लिख देते हैं। ए ऋण 5 प्लस 9 5 5 ऋण ए। ठीक है, इसका हम लोग का गुणनखंड यही आ गया। ठीक है, एक कोष्टक में a-5, एक कोष्टक में ए ऋण 9 आया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ना। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है जेड ऋण 2 है पर 2 घात, और ऋण 3 है, जेड ऋण 2 है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ पर बीजीय व्यंजक में हम लोग को 2 पद दिया हुआ है। ठीक है, दोनों पदों में देखिए z-2 पे 2 घात थे, और यहाँ पे z-2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार देखिए, एक बार यहाँ पर z-2 है और यहाँ पर 2 बार है ना, 2 घात का मतलब इसका 2 बार गुणा है। ठीक है, तो एक यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, z-2 यहाँ पर भी है, पहले पद में भी दूसरे पद में भी, तो यहाँ पे z-2 कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखिए कोष्टक के अंदर हम लोग का क्या बचा, एक हम लोग z-2 कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पे 2 घात है तो एक बार अमी बचा हुआ है। ठीक है, तो z-2 अमी बचा हुआ है, और यहाँ पे ऋण 3 है, तो यहाँ पे ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए z-2 तो इस तरह उतार देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऋण 2 है और ऋण 5 है, मतलब ऋण 2 और ऋण 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 5 हो जाएगा, ऋण 5। तो इस तरह से इस बीजीय व्यंजक का हम लोग का गुणनखंड यही बना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग पूरा बात लिख देते हैं। z-2 पे 2 घात, ऋण 3 और z-2। ठीक है, कोष्टक बंद। यही इसका हम लोग का गुणनखंड आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7वां प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 17 है। ठीक है, और a+3 है, और यहाँ पे +17 है। ठीक है, और कोष्टक में 3 ऋण ए है। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर देते हैं। देखिए इन दोनों पदों में ना, बीजीय व्यंजक के दोनों पदों में 17 है। ठीक है, तो यहाँ 17 उभयनिष्ठ है, तो हम लोग 17 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब कोष्टक के अंदर हम लोग का क्या बचेगा, a+3 यहाँ से बचेगा, a+3 बचा, a+3 यहाँ से बचा हुआ है, और यहाँ पर बचा हुआ है दूसरे कोष्टक का हम लोग को 3 और ऋण ए बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, और यहाँ पर देखिए ये धन में भी है और ऋण में भी है ना, यह आपस में ही विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 और 3 जुड़ जाएगा आपस में। ठीक है, 3 और 3 को जोड़ देंगे, 3 3 हम लोग को 6 आ गया। ठीक है, ये गुणा में है। चलिए हम लोग इस तरह लिख देते हैं 17 गुणते 6, और 17 6 का होता है 102। ठीक है, तो 102 आ गया। ठीक है, जो हम लोग को बीजीय व्यंजक दिया था ना, इसका यही हम लोग का गुणनखंड निकल कर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको नोट भी कर देते हैं। 17 a+3 प्लस 17 3 ऋण ए था। चलिए एक बार और हम लोग लिख देते हैं 17, चलिए तो यही हम लोग का गुणनखंड निकल कर आ गया 102। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।